ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं कि वायरुलेंस और रेजिस्टेंस, है ना। वायरुलेंस की बात करेंगे तो ये पैथोजन की साइड का मैटर होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है ना वो होस्ट की साइड का मैटर होता है। तो वायरुलेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों चीज़ों के लिए, है ना, जेनेटिक्स या जीन्स कैसे काम करते हैं और इनका जेनेटिक बेसिस क्या है ना। ठीक है, तो ये क्या है कि वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में हो, चाहे आप लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में हो, या आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जा रहे हो। तो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है ना। नेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, सी पार्ट में क्वेश्चन आपको कई बार इसका मिलता है, तो थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। देखो, वैसे तो क्या है कि मैंने आपको बुक सजेस्ट कर रखी है, उस बुक से भी आप, है ना, एग्रियोस जीएन जो बुक है ना, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं और सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट जो फैक्ट है ना उनको डाला है। देखो, एक तो आप इसे समझे कि सिंगल जीन कंट्रोल रेजिस्टेंस, है ना। सर जैसे, विजिबल नहीं पड़ा। हाँ, जैसे कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तो उसके लिए सिंगल जीन है वो एनफ हो सकता है। ठीक है, हालांकि एक से ज़्यादा जीन भी हो सकते हैं, बट सिंगल जीन भी रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्या है कि सिंगल जीन कैन कंट्रोल ए वायरुलेंस। सर विजिबल नहीं हो रहा। एक सेकंड रुकना। तो अपन बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को भी सिंगल जीन कंट्रोल कर सकता है और ए वायरुलेंस को भी सिंगल जीन कंट्रोल कर सकता है। देखो, डिजीज कोज करने की जो पावर होती है उसको तो अपन बोलते हैं वायरुलेंस। जैसे कोई भी पैथोजन अपने वायरुलेंस की वजह से डिजीज कोज करता है ना। थोड़ा समझना आपको, वरना क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एवायरुलेंस क्या है? डिजीज कोज नहीं करना ना, डिजीज कोज नहीं करने की कैपेसिटी वायरुलेंस, है ना, एवायरुलेंस ऐसे। तो सिंगल जीन से रेजिस्टेंस हो सकता है और सिंगल जीन है वो एवायरुलेंस के लिए काम कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं ना होस्ट के अंदर, रेजिस्टेंस जो है वो होस्ट का मैटर होता है। रेजिस्टेंस जीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर। डोमिनेंट इन नेचर यानी कि उनकी सिंगल कॉपी है, वो अपना असर, जैसे अपन जेनेटिक्स में बोलते हैं डोमिनेंट रिसेसिव, है ना। ये हालांकि लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर, बट मोस्टली दे आर डोमिनेंट। तो आप अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है उसमें काम करेंगे आप, तो डोमिनेंट अप्लाई करके आप काम कर सकते हो, यानी कि मोस्टली डोमिनेंट नेचर के होते हैं। कैसे समझे? जैसे कैपिटल आर जीन है तो उससे रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, और स्मॉल आर है तो डोमिनेंट के हिसाब से क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो उसमें ससेप्टेबिलिटी होगी। राइट, समझ गए इतनी बात को आप? अगला जो मैटर आता है वो आता है एवायरुलेंस का। तो एवायरुलेंस जीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर। जैसे रेजिस्टेंस वाले डोमिनेंट होते हैं वैसे वायरुलेंस वाले नहीं होते हैं। आपको ध्यान देना है, जो आपसे गलती होगी वो यही है कि एवायरुलेंस वाले डोमिनेंट होते हैं, ना कि वायरुलेंस वाले। और एवायरुलेंस, वायरुलेंस, ये सब किसकी साइड है? पैथोजन की साइड है। तो होस्ट की साइड से रेजिस्टेंस के जीन डोमिनेंट होते हैं और पैथोजन की साइड से, आप फंगस की साइड से, एवायरुलेंस के जीन्स हैं वो डोमिनेंट होते हैं। यानी कि अगर आपने कैपिटल ए लिखा तो ये एवायरुलेंट है, ठीक है, और स्मॉल ए लिखा तो वो वायरुलेंट है। अभी आप एक बार इतना ही समझें, इसके बाद में मैं आगे वाला आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि उसमें एवायरुलेंस की डोमिनेंट कंडीशन है तो वो एवायरुलेंट है, ठीक है। एवायरुलेंट है, इसका सिंपल मीनिंग आपके दिमाग में क्या आता है कि इससे डिजीज नहीं होगी। राइट, समझ रहे हैं बात को कि इससे यस सर। इससे डिजीज नहीं होगी। अब वो डिजीज क्यों नहीं होते वो समझना है, क्योंकि ये जो डोमिनेंट वाले होते हैं ये कुछ कंपाउंड सीक्रेट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं एलिसीटर्स। एलिसीटर्स को क्या होता है कि होस्ट रिकॉग्नाइज करता है, जो होस्ट है वो उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा।
और रिकॉग्नाइज करके अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको चालू कर देता है। और अगर होस्ट का डिफेंस चालू हो गया तो डिजीज नहीं होगी। दोबारा समझिए कि अगर कोई एवायरुलेंट है तो उसमें डोमिनेंट एलील है, वो एलिसिटर प्रोड्यूस करेगा। एलिसिटर खास प्रकार के सिग्नल केमिकल्स हैं जिनको जो होस्ट है वो रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे उसका चालू हो जाएगा और होस्ट में डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, होस्ट बीमार नहीं होगा। तो कैपिटल ए वाले हैं वो एवायरुलेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको होस्ट पहचान लेता है, राइट। दूसरी साइड में देखना, जो स्मॉल ए आपने लिखा है ये वायरुलेंट क्यों होते हैं? क्योंकि कोई एलिसिटर नहीं बनाते। तो एलिसिटर नहीं बनाएंगे तो होस्ट इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसका डिफेंस चालू नहीं हो सकता, तो होस्ट का जो डिफेंस है वो कमज़ोर है। इसलिए क्या होगा कि वायरुलेंट हैं वो डिजीज कोज करते हैं। तो एवायरुलेंट डिजीज कोज नहीं करते हैं क्योंकि होस्ट उनको ढूंढ लेता है या होस्ट की पकड़ में वो आ जाते हैं, जबकि वायरुलेंट हैं वो एलिसिटर बनाते ही नहीं है, तो होस्ट उनसे अपना डिफेंस चालू कर ही नहीं पाता, होस्ट को पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्लांट पैथोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये है कि हमारा जो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट होता है ना, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर जो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम एक क्वाड्रेटिक चेक से इस चीज़ को समझेंगे। वैसे क्या है कि जो फ्लैक्स रस्ट होता है ना, लाइनम यूसी टेट्सिमम के अंदर, फ्लैक्स के अंदर जो रस्ट होता है ना, मेलैम्पसोरा लिमनी के द्वारा, तो उस रस्ट के अंदर सबसे पहले जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है उसका अध्ययन किया गया और जो साइंटिस्ट थे वो थे हैरोल्ड हेनरी फ्लर। ठीक है, ये तो आपका वैसे इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इस जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको क्लियर करना। देखिए, जैसे आपने जीनोटाइप लिया कैपिटल ए कैपिटल आर, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे कि कैपिटल ए का मतलब है ए वायरुलेंस। ओके, तो ए वायरुलेंस वाले क्या करते हैं, एलिसिटर बनाएंगे, राइट, एलिसिटर बनाएंगे और उसमें रेजिस्टेंस है वो डेवलप होगा और इसमें आर जीन है भी, रेजिस्टेंस वाले जीन भी हैं, एलिसिटर बनाने वाला भी है, मशीनरी जो है होस्ट की वो रिकॉग्नाइज करेगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। अब आप ये कंफर्म करो कि अगर होस्ट ने अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो डिजीज नहीं होगी, डिजीज नहीं होगी तो हमारा निशान क्या है, माइनस का। तो माइनस का निशान क्या बताता है कि डिजीज डेवलप नहीं होगी, यानी कि रेजिस्टेंट है। और ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का मतलब डिजीज डेवलप नहीं होगी। डिजीज डेवलप तभी होती है जब कंपैटिबल रिलेशनशिप होता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे डिजीज क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एलिसिटर बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है, कैपिटल ए बना रहा है, और एलिसिटर के बनने से होस्ट का डिफेंस चालू हो जाएगा। और क्या वो कर सकता है, यस, उसमें आर्जिन वो कर सकता है, तो डिजीज नहीं होगी, यानी कि रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जीनोटाइप है कैपिटल ए के साथ में स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल ए से वैसे एलिसिटर तो बनेगा, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस को चालू करने के लिए जो मैकेनिज्म होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस तब आता है जब आर्जिन कैपिटल वाला आपने लिया हो। तो ये रेजिस्टेंस चालू नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ट्रिगर्ड। देखो, पैथोजन तो बता रहा है कि मैं पैथोजन हूँ, लेकिन होस्ट अपना मशीन चालू नहीं कर सकता, तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होगा। रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा तो डिजीज होगी। डिजीज होगी तो आप क्या बोलेंगे, ये एक कंपैटिबल रिलेशनशिप है। ये जो जीनोटाइप है ये डिजीज डेवलपमेंट के लिए कैसा हो गया, कंपैटिबल हो गया। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। पहला केस आपने समझा, दूसरा केस आपने समझा। अब अपन थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में स्मॉल ए के साथ में कैपिटल आर लिया है। ओके, अब देखो स्मॉल आर हमें क्या, स्मॉल ए हमें क्या कहता है कि
एवायरुलेंट डोमिनेंट होता है, वो इसमें है भी नहीं, तो एलिसिटर नहीं बनेगा। ओके, दिस इज राइट कि इसमें एलिसिटर नहीं बनेगा। एलिसिटर नहीं बनेगा तो अब एलिसिटर को देख के या एलिसिटर के होने पे जो डिफेंस चालू होता है वो नहीं होगा। हालांकि इसमें डिफेंस चालू करने के लिए आर जीन है वो तो है, बट वो चालू नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि होस्ट का डिफेंस अपने आप चालू नहीं होता है, वो पैथोजन के एलिसिटर से चालू होता है। अब वो चालू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये जैसे आपने अभी बात की कि अगर स्मॉल आर होता है ना तो उसके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकता। तो कर पाएगा कब? जब उसके पास कैपिटल आर होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त और है कि वहाँ एलिसिटर भी होना चाहिए। अगर एलिसिटर नहीं है तो नहीं ट्रिगर होगा। अगर आपने ट्रिगर नहीं कराया तो क्या है? रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, तो डिजीज डेवलप होगी, तो आप क्या बोलेंगे? कम्पिटेबल है। तो ऐसे आप इस थर्ड वाले को समझ सकते हैं। ऐसे आप लास्ट वन वाले कॉम्बिनेशन की बात कीजिए, स्मॉल ए स्मॉल आर, तो बात तो वही है कि स्मॉल ए से एलिसिटर नहीं बनने वाला। अब स्मॉल आर से क्या है? रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं होगा, रेजिस्टेंस नॉट डेवलप, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्लस लिखा हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या है? डिजीज डेवलप हो जाएगी, आप इसको कंपिटेबल बोलेंगे। अब इन थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर जीनोटाइप के अंदर एक चीज़ और समझने वाली है, वो क्या है? जैसे आपको ये लग सकता है कि भाई यहाँ पे स्मॉल ए है ना, तो ये तो वायरुलेंट वाला कंडीशन हो जाएगा ना, ठीक है ना। जब आपने कहते हैं कैपिटल ए तो ये तो होता है नॉन वायरुलेंट, क्योंकि डोमिनेंट वही होता है। और अगर आपने स्मॉल ए लिखा है तो इसका मतलब होता है वायरुलेंट। ओके, तो कैपिटल ए मींस एलिसिटर बनाएगा। अब एलिसिटर बनाएगा, ये एक साइड है, पैथोजन की साइड है। अब एलिसिटर से होस्ट डिफेंस चालू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर आपने कहा कैपिटल आर तो कर पाएगा, पर आपने कहा स्मॉल आर तो नहीं कर पाएगा। अगर उसने रेजिस्टेंस चालू कर लिया तो डिजिट डेवलपमेंट नहीं होगा, इनकम्पेटेबल। अगर वो नहीं कर पाया, उसमें डिजिट डेवलप हो जाएगी, दैट इज कम्पेटेबल। तो ऐसे अपन जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को, जो क्वाड्रा चेक कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि एक साइड में हमें पैथोजन के जीन लेने होते हैं, वायरुलेंस और एवायरुलेंस वाले, दूसरी साइड में हमें होस्ट के जीन लेने होते हैं, रेजिस्टेंस कैपिटल आर और ससेप्टिबिलिटी यानी कि स्मॉल आर वाले, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट एक्टिवेट रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स आफ्टर ए जीन प्रोडक्ट। ए जीन प्रोडक्ट क्या होता है? एलिसिटर होता है। तो अगर एलिसिटर प्रेजेंट है तो ही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। क्या अभी बात समझ गई? जैसे अभी यहाँ पे डायरेक्ट आप बुक से जो डायग्राम उसको समझ सकते हो। जैसे ये कैपिटल ए है ना, A1, तो ये क्या करेगा? एवायरुलेंट है, एलिसिटर बनाएगा। जैसे ये जो आपने मॉलिक्यूल दिखाया ना, ये एलिसिटर है। अब दूसरी साइड में क्या है कि जो होस्ट है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कंपाउंड है जो रिसेप्टर है, वो एलिसिटर को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन वो कब हो सकते हैं? जब होस्ट के पास रेजिस्टेंस का पावर, यानी कि आर जीनोटाइप होना चाहिए। तो अगर ये दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और डिजीज नहीं हो सकती, यानी कि ये इनकम्पिटेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप लेते A1 और स्मॉल r1, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि आपका एलिसिटर तो बनेगा, ये तो A1 से बनता है। लेकिन स्मॉल r लिया तो क्या होगा? उसके पास कौन नहीं है? रिसेप्टर नहीं है। रिसेप्टर नहीं है तो उसका डिफेंस चालू नहीं हो सकता, नॉट ट्रिगर्ड, तो होस्ट ससेप्टेबल होगा और डिजीज आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपने अभी क्वाड्राप्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट में समझा ना, वही आप यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हो। अब देखिए दूसरी साइड में हम लेते हैं स्मॉल ए को, ठीक है। अब स्मॉल ए में क्या है? अभी एलिसिटर नहीं बना सकता, एलिसिटर नहीं बना सकता, तो हमने यहाँ पे जीनोटाइप लिया है R1। तो ये रेजिस्टेंस वाला तो था,
है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे रिसेप्टर भी है, लेकिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के लिए कोई आने वाला एलिसिटर नहीं है, तो ट्रिगर नहीं हो सकता। क्योंकि ट्रिगर कब होता है, जब रिसेप्टर के ऊपर लिगेंड आकर के जुड़ता है, वो होगा नहीं। तो ये भी कैसा होगा, ससेप्टेबल होगा। अगर आपने स्मॉल आर ले रखा है तो भी कंडीशन बिल्कुल उसी प्रकार से है कि ना तो यहाँ पे कोई एलिसिटर है, ना यहाँ पे कोई रिसेप्टर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीज डेवलपमेंट होगा। तो एलिसिटर का बहुत बड़ा रोल है, और उतना ही इक्वल रोल है वो रिसेप्टर का भी होता है। तो प्लांट की साइड से बात करेंगे, रिसेप्टर तभी होगा जब उसमें आर जीन है जो कि डोमिनेंट होता है, ठीक है। और अगर आप पैथोजन की साइड से बात करते हैं तो उसमें एलिसिटर तभी बनेगा जब उसमें ए जीन होता है जो कि डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इससे बनेगा रिसेप्टर और इससे बनेगा एलिसिटर। और अगर ऐसा हो गया है ना, ये वाला जीनोटाइप अगर हो गया, तो उस वाली कंडीशन में क्या है कि एलिसिटर बनेगा और उसको ढूंढ भी लिया जाएगा और सिस्टम एक्टिवेट भी हो जाएगा, डिफेंस भी बन जाएगा और डिजीज नहीं होगी, नो डिजीज। तो ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है ना, और जब अपन दो जीन लेके उसको समझने की कोशिश करते हैं ना, 2 जीन लेके, जैसे आपने एक साइड में ले लिया R1 R2 है ना, R1 R2, ये तो हो गए 2 जीन। उनकी कंडीशन है कि आपने कभी जैसे ये दोनों डोमिनेंट ले लिए, यहाँ पे एक ही डोमिनेंट लिया, दूसरा रिसेसिव है, यहाँ पे ये दूसरे वाला डोमिनेंट लिया है, यहाँ पे दोनों रिसेसिव ले लिए। तो R का मतलब ये तो हो गया होस्ट की साइड, ठीक है। इधर आपने पैथोजन की साइड ली है, तो पैथोजन की साइड में जो जीन होंगे जैसे वायरुलेंस के हैं A1 A2 A1 कैपिटल A2 स्मॉल, ऐसे आपने इनको ले लिया, ठीक है। ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया कि हमारी ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब इनके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो आप समझ लीजिए, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन आता है ना उसको अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे आप नंबर 1 कॉम्बिनेशन की बात कीजिए, तो नंबर 1 कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिसिटर बनेगा, रिकॉग्नाइज होगा, है ना, रिसेप्टर है, और यहाँ पर भी क्या है, रिसेप्टर है। तो सिस्टम एक्टिवेट होगा, डिफेंस चालू होगा, डिजीज डेवलप नहीं होगी, तो नो डिजीज माइनस, ओके। दूसरा देखना अपन को, यहाँ पे भी माइनस है। अब यहाँ माइनस का कारण क्या है, यहाँ माइनस का कारण ये है कि A1 से जो एलिसिटर बना है वो R1 के अंदर काम आ जाएगा और डिफेंस चालू हो जाएगा। हालांकि R2 से कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन R1 से डिफेंस काम है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि दो में से कोई भी एक हुआ तो काम चल जाएगा, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। ऐसे आप थर्ड वन को चेक कर लीजिए, थर्ड वन में क्या है कि सेकंड सिस्टम काम कर जाएगा, A2 वाला, उसका एलिसिटर काम आ जाएगा। और फोर्थ वन वाले के अंदर क्या है कि कोई सा भी एलिसिटर काम नहीं आ सकता, क्योंकि रिसेप्टर कोई सा भी नहीं है, तो यहाँ पे डिजीज होगी। राइट, अभी तो अपन एक जीन को लेके बात कर रहे थे ना, अब अपन 2 जीन को लेके समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, कि अगर एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उससे भी डिफेंस आ जाएगा और पौधे के पास पूरा डिफेंस रहेगा। नेक्स्ट वन चेक कर लेते हैं। अगर आपने कैपिटल A1 स्मॉल A2 लिया ना, तो आप पहले कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो काम किससे हो रहा है, अपना कैपिटल A1 से हो रहा है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो काम किससे हो रहा है, कैपिटल A1 से ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ लास्ट के दोनों ही केसेस के अंदर डिजीज डेवलप होगी, क्योंकि देखो A1 के साथ में R1 स्मॉल है, नहीं काम चलेगा, और इधर स्मॉल A2 के साथ में कैपिटल R है, तो इधर क्या है कि एलिसिटर बन ही नहीं रहा है। रिसेप्टर तो है लेकिन एलिसिटर नहीं बन रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर एलिसिटर तो है लेकिन रिसेप्टर नहीं है, तो दोनों ही सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो सकते, डिजीज होगी। और ये चीज़ यहाँ दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड वन पे चेक करेंगे, थर्ड वन के अंदर देखो पहले केस के अंदर डिजीज क्यों नहीं हो रही है ना, आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली सोचने की कोशिश कीजिए ताकि चीज़ और समझ में आए
क्यों नहीं हो रही है? A2 की वजह से नहीं हो रही है। A2 की वजह से नहीं हो रही है क्योंकि जो R2 है वो काम आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वन में हो रही है ना। कारण क्या हो गया? कारण हो गया कि यहाँ पे एलिसिटर नहीं है, रिसेप्टर था R1, यहाँ पे एलिसिटर है तो रिसेप्टर नहीं है। देखो एलिसिटर अपने ही रिसेप्टर पे जुड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक जुड़ जाए तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। ऐसे आप इसको समझेंगे। अब यहाँ पे डिजीज डेवलप नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे A2 काम कर जाएगा, क्योंकि A2 के साथ में कैपिटल R2 है, वो काम कर जाएगा, डिफेंस एक्टिवेट हो गया। और लास्ट वन वाले के अंदर भी क्या है? डिजीज डेवलप हो जाएगी। उसमें तो आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है? स्मॉल आर है ना, इसलिए क्योंकि उसमें रिसेप्टर है ही नहीं, चाहे आप कैसा भी कर लो, है ना। एक एलिसिटर बना लो या 2 बना लो, काम में तो आएंगे नहीं, तो वहाँ पे आपको प्लस ही मिलेगा हर जगह पे, सभी में डिजीज हो गई है ना, ठीक है। लास्ट वाले को चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे एलिसिटर नहीं बन रहा तो डिजीज डेवलप होगी, एलिसिटर है ही नहीं तो डिफेंस चालू ही नहीं हो सकता, है ना। तो हर जगह पे डिजीज हो गई। तो ऐसे क्या है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन लेके भी हम 2 जीन सिस्टम को भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिजीज डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कंपेटेबल नॉन कंपेटेबल कौन से जीनोटाइप्स हैं उसके आंसर अपन दे सकते हैं। बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा अगर एक भी एलिसिटर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया तो। अगर एक भी ऐसा बाइंडिंग नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको यही तो समझना है कि जैसे एलिसिटर 1 है उसको कनेक्ट होना होता है रिसेप्टर 1 से, और एलिसिटर 2 है उसको कनेक्ट होना होता है, आप अपना माइक बंद कर दो ना, रिसेप्टर 2 से। अगर दोनों में से कोई सा भी एक हो गया, अपना माइक ऑफ कर दो आप, है ना। अगर आपके पास 2 सिस्टम है तो 2 एलिसिटर है ना, कि जैसे 2 लाइन हो गई, एलिसिटर 1 रिसेप्टर 1 से जुड़े एक ही लाइन है, और दूसरी लाइन होगी एलिसिटर 2 रिसेप्टर 2 से जुड़े, ये 2 लाइन है। अब अगर कोई सा भी एक लाइन पूरा हो गया तो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो चालू हो जाएगा और डिफेंस ऑन हो जाएगा, डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा है इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके एलिसिटर को इसके रिसेप्टर पे लगा दो या ये एलिसिटर इसके रिसेप्टर पे लग जाए, ये नहीं होता, क्रॉस वाला नहीं होता है। समझ गए बात को? हाँ समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स को अपन क्लियर करते हैं। ये अपन बात करेंगे पैथोजेनिसिटी एंड वायरुलेंस को लेके, जो जीन्स होते हैं उनके रिगार्डिंग और आपको कौन से बातें ध्यान देनी है। देखो पैथोजेनिसिटी जीन्स में जैसे PAT जीन आता है या डिजीज स्पेसिफिक जीन DSP आता है, ओके। तो देखिए पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस 2 चीज होते हैं, है ना। इसी को आपको क्लियर करना है कि पैथोजेनिसिटी जीन्स हैं जैसे कि PAT, पैथोजेनिसिटी से PAT, या डिजीज स्पेसिफिक से DSP, डिजीज स्पेसिफिक DSP ना, इन्वॉल्व इन क्रूशियल स्टेप्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। कि जो पैथोजेनिसिटी वाले जीन होते हैं वो डिजीज डेवलपमेंट की जो महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं उनमें शामिल होते हैं, यानी कि बेसिक जो मैकेनिज्म होती है उसके लिए काम करते हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन, जैसे कि अटैचमेंट, जैसे कि स्पोर का जर्मिनेशन, जैसे कि कोई इन्फेक्शन स्ट्रक्चर बने, जैसे कि फंगस उसका माइसीलियम कॉलोनाइज करे, या जैसे सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, या कोई टॉक्सिन स्रावित किया जा रहा है, या कोई हार्मोन स्रावित हो रहा है, या जैसे एप्रिसोरियम बनता है उसमें मेलानिन का सिंथेसिस है ना, या कोई और काम ऐसा हो रहा है जिससे डिजीज डेवलपमेंट है वो होता है। तो ऐसे ये जो चीज होती है ना कि पैथोजन, है ना, उसकी पैथोजेनिसिटी की पावर जिन जीन से कंट्रोल होती है वो पैथोजेनिसिटी जीन कहलाएंगे, और जो चीजें इसके लिए काम आती हैं उनको सिंपली अपन कह देंगे पैथोजेनिसिटी फैक्टर, ठीक है। तो एक तो जैसे मान कि कोई पैथोजन है
तो उसके पैथोजन होने के लिए बेसिकली उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो बेसिक फीचर्स उसकी पैथोजेनिसिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कि और क्या बातें आपको ध्यान देनी है कि एसेंशियल फॉर कोजिंग डिजीज। कोजिंग डिजीज वही है, डिजीज डेवलपमेंट कह दो या कोजिंग डिजीज कह दो, बात तो एक ही है। जैसे मान लो आप कहें कि भाई कोई कॉलोनाइजेशन ही नहीं कर पा रहा तो डिजीज कैसे हो सकती है। जैसे आप कह दें कि कोई चिपक ही नहीं पा रहा तो डिजीज कैसे हो सकती है। तो दे आर हाईली एसेंशियल, ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे कि जो वायरुलेंस वाले जीन होते हैं, एक तो पैथोजेनिसिटी होगी, दूसरा क्या होता है, वायरुलेंस होता है। अब देखो वायरुलेंस वाले जो जीन होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, आफ्टर करते हैं, आफ्टर पैथोजेनिसिटी जीन, है ना। जैसे सेल वॉल डिग्रेड करना पहला काम है, उसके बाद में जो वायरुलेंस है वो काम करता है। यानी कि पैथोजन होना पहले जरूरी है, या पैथोजेनिसिटी पहला लेवल है, और उसके बाद में उग्रता जो होती है ना, रोग जनकता अलग चीज है, वो बेसिक है, और उग्रता है वो उसके ऊपर है, यानी कि उससे हायर लेवल होता है या उसके बाद का लेवल होता है। तो वायरुलेंस जीन्स आर हेल्पफुल इन डिजीज डेवलपमेंट, यानी कि वो डिजीज को और तेज करते हैं, वो एसेंशियल नहीं होते हैं, है वो डिजीज को लाने में, डिजीज को और उग्र बनाने में मददगार होते हैं, ना कि वो पैथोजेनिसिटी जीन की तरह बेसिक होते हैं, यानी कि वो एसेंशियल नहीं होते हैं। यानी कि आप ये कहें कि किसी पैथोजन में वायरुलेंस के जीन नहीं हैं तो वो सीवियर सिम्टम कोज नहीं करेगा, लेकिन वो पैथोजन तो होता है ना। अगर किसी पैथोजन में वायरुलेंस के जीन नहीं हैं तो भी वो पैथोजन होता है। जैसे आपने ये कहते हैं कि वो स्मॉल ए है ना, कोई पैथोजन है, आपने कह दिया कि वो स्मॉल ए है, तो उसमें वायरुलेंस के जीन है, सॉरी इसमें आपने कैपिटल ए कह दिया ना, वायरुलेंस कैपिटल ए, ठीक है, मान लो आपने ये बोले कैपिटल ए की एक भी कॉपी है, डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वायरुलेंस तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो पैथोजन तो है ही। तो जिस वजह से वो फिर भी पैथोजन ही है ऐसा हम बोल रहे हैं ना, वो तो है पैथोजेनिसिटी वाले जीन, और वो डिजीज को बहुत अच्छे से लाता, वो उसकी पावर किस पे थी, वो थी वायरुलेंस जीन का मैटर। तो ऐसे दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक बेसिक चीज है वो पैथोजेनिसिटी है, और वायरुलेंस उसके ऊपर उसका एक्स्ट्रा लेवल होता है कि वो होने से डिजीज में सिम्टम्स वो ज़्यादा मिलते हैं। कि ए पैथोजन विथ जीनोटाइप स्मॉल ए है ना, मे इन्फेक्ट ए होस्ट बाय, है ना, ये स्मॉल ए मत कीजिए, कैपिटल ए लिखिए कम से कम एक, है ना, मे इन्फेक्ट ए होस्ट बाय पैथोजेनिसिटी जीन, क्योंकि जब आप कैपिटल ए लिखते हैं ना तो वो नॉन वायरुलेंट ए वायरुलेंट बन जाता है। तो ए वायरुलेंट वाले एलिसिटर बनाते हैं, तो आप, है ना, जैसे आपने ये लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि एलिसिटर बनेगा तो डिफेंस है ना, डिफेंस वो चालू हो जाना चाहिए, स्टार्ट, है ना, तो रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर भी, है ना, उसके बावजूद भी क्या है कि वो पैथोजन तो है ही है। यानी कि ऐसा हो गया कि अगर आपने किसी को पैथोजन बोल दिया, या हम कहते हैं कि ये पैथोजन है, तो पैथोजन है इसका मतलब उसमें पैथोजेनिसिटी वाली पावर तो होती ही है। अब वो सिम्टम कम लाता है ज़्यादा लाता है, वो वायरुलेंस की बात होती है। ऐसे इसको क्लियर करेंगे आप, यानी कि जैसे आप इसको कहना चाहते हैं कि ये कंडीशन है, राइट, तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे आपने कहा कि ये स्मॉल a1 है तो इसमें क्या है, एलिसिटर नहीं बनेगा, है ना, रेजिस्टेंस वाला है, तो फिर भी क्या है कि इनके अंदर पैथोजेनिसिटी जो पावर होती है वो होती है। यानी कि सिंपली आप इसको कहीं भी अप्लाई करें तो ऐसे अप्लाई करना होता है कि कोई भी, या तो फिर क्या होता है कि आप सैप्रोफाइट बोलो, पैथोजन बोलो ही मत। तो अगर कोई भी पैथोजन है तो वायरुलेंट होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन वो पैथोजन तो होगा ही होगा। यानी कि आप कहीं भी कुछ भी कोई भी कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो अगर पैथोजन है तो उसमें पैथोजेनिसिटी फैक्टर होते ही है। अब सिम्टम आए या ना आए वो वायरुलेंस की बात होती है। ओके,
इसको आप और समझ सकते हैं कि जैसे पैथोजेनिसिटी जीन्स जो होते हैं ना, मैक्स एन ऑर्गेनिज्म ए पैथोजन। तो किसी भी फंगस को कोई जीन अगर पैथोजन बढ़ाता है तो वो एसेंशियल जीन्स होते हैं, जिनको आपने पैथोजेनिसिटी जीन बोला। इट में वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। अब पैथोजन के आगे लेवल है कि वो वायरुलेंट हो भी सकता है, एवायरुलेंट भी हो सकता है। एवायरुलेंट जो होते हैं वो भी पैथोजन ही होते हैं, आर ऑल्सो पैथोजन, है ना। वायरुलेंट पैथोजन सीवियर सिम्टम्स कोज करते हैं ऑन देयर कंपेटेबल फर्स्ट, जबकि जो एवायरुलेंट होते हैं वो सीवियर सिम्टम कोज नहीं करते। तो सीवियरनेस जो होती है सिम्टम्स की, कि बीमारी के लक्षण कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, ये वायरुलेंस पे डिपेंड करता है। बीमार करना या बीमार करने की पावर पैथोजेनिसिटी वो तो सब में होती है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ पाएंगे। आगे आप दो चीज़ें आप इसमें और ऐड कर लीजिए, आपके कंपटीशन के वाइज अच्छी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे एप्रिसोरियम की बात आती है ना, एप्रिसोरियम अपन बनाते हैं कि जो वीक पैरासाइट होते हैं वो इन्फेक्शन से पहले, है ना, अपना जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं, एप्रिसोरियम बनाते हैं। तो एप्रिसोरियम के अंदर मेलानिन वगैरह जमा होता है, ठीक है। तो मेलानिन का जमा होता है, एप्रिसोरियम बनता है। तो वो जो जीन है, कौन से जीन एप्रिसोरियम बनाने के लिए काम करते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोफोबिन जीन्स। हाइड्रोफोबिन जीन्स होते हैं वो एप्रिसोरियम, जैसे कि आपने बहुत सारे फंजाई के अंदर एप्रिसोरियम बनाए, और शॉर्ट में अपन को बोलते हैं MPG1 जीन। ऐसे जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन रिकॉग्निशन, है ना, जैसे होस्ट की सतह के ऊपर जब कोई पैथोजन आता है तो रिकॉग्निशन होता है। तो रिकॉग्निशन के लिए जो प्रोटीन काम करती है उसका जो जीन है वो, है ना, PTH11 जीन है, ये काम करता है। तो ऐसे आप पर्टिकुलर जीन्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। वायरुलेंस अलग चीज़ है, पैथोजेनिसिटी अलग चीज़ है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। एसेंशियल पैथोजेनिसिटी होती है, हेल्पफुल वायरुलेंस होता है। सिम्टम की सीवियरनेस वो पैथोजेनिसिटी पे नहीं डिपेंड करती, वायरुलेंस पे डिपेंड करती है। कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, डिजीज डेवलप होगी या नहीं होगी, ये जीन इंट्रैक्शन का मामला होता है। जीन इंट्रैक्शन को आप जीन टू जीन भी समझा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के ऊपर भी समझा सकते हो, है ना। जो आपके होस्ट होते हैं उनके पास रेजिस्टेंस है वो ट्रिगर होता है ना। आपने जो कॉन्सेप्ट समझे उसके अंदर, जैसे हमने पहले बात की है कि होस्ट के पास डिफेंस है वो दो प्रकार का होता है, एक प्री एग्जिस्टिंग और एक इंड्यूस्ड। तो अभी अपन ने जो अप्लाई किया, जैसे प्री एग्जिस्टिंग की बात हमने नहीं की है, प्री एग्जिस्टिंग की बात नहीं की, हमने यहाँ पे इंड्यूस की बात की है कि एलिसिटर जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं, और वो कब होता है, जब एलिसिटर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है। तो प्री एग्जिस्टिंग जो डिफेंस है उसको हमने काउंट नहीं किया, उसके लिए हमने जेनेटिक्स को नहीं समझा है। हमने इंड्यूस डिफेंस सिस्टम और उससे आने वाले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को समझा है, राइट। ऐसे आप आगे और बात करेंगे तो आप ये सारा समझ सकते हैं, है ना, कि कौन से कॉम्बिनेशन किस प्रकार से काम करते हैं, राइट। आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये डालना है कि जैसे रेजिस्टेंस वाला तो समझ में आता है ना, जैसे आर जीन से रेजिस्टेंस वाला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जो कन्फ्यूजन हो सकता है वो कैपिटल ए स्मॉल ए से हो सकता है। तो कैपिटल ए फॉर ए वायरुलेंस है ना। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए, माइंड के अंदर ऐसे कर लीजिए कि जैसे मोस्टली पैथोजन है वो, मोस्टली पैथोजन क्या मतलब, सारे पैथोजन ही होते हैं। डिजीज कम ज़्यादा करना उनकी अपनी अलग अलग बात होती है, उनके जीन्स पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मोस्टली जो पौधे होते हैं, है ना, मोस्टली जो पौधे होते हैं ना वो रेजिस्टेंस नहीं होते, जैसे नॉन होस्ट रेजिस्टेंस उसकी आपने बात की थी, राइट। तो किसी पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम कोज करना, ये जैसे स्मॉल ए होता है तब हो पाता है, वरना नहीं हो पाता, जो कि एक रेयर कंडीशन है। तो मोस्टली जो पैथोजेंस हैं वो वायरुलेंट नहीं होते हैं, उनमें पैथोजेनिसिटी होती है। वायरुलेंस कब आएगी, जब उनका जीनोटाइप है वो रिसेसिव होमोजाइगस होता है, राइट। तो ऐसे आप टर्म्स को लेके, उनके जीन्स को लेके, उनके बिहेवियर को लेके जो मैकेनिज्म्स हैं उन सबको आप इस क्लास से समझ सकते हैं। आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाके और वहाँ पे अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। आई विल हेल्प यू टू क्लियर दैट थिंग्स फॉर यू। और आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं ना उसके अंदर इन चीज़ों को आराम से ऐड कीजिए। मैं भी ये जो